नमस्कार मित्रों। आज मैं एक तमिल कहानी के हिंदी रूपांतरण के साथ प्रस्तुत हूँ। कहानी एक मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार की है। इस कहानी में नायिका अपने पति को पत्र लिखती है और अत्यंत भावुक व जीवंत शब्दों में एक संयुक्त परिवार के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। वह संयुक्त परिवार को क्षीर सागर की संज्ञा देती है, जहाँ प्यार रूपी अमृत है तो बिछोह का हलाहल भी। कहानी का रूपांतरित शीर्षक क्षीर सागर है। नमस्कार, सब कुशल मंगल है। वहाँ का कुशल लिखना। तुम तो खैर लिखने से रहे, पता नहीं कभी तुम लिखने को सोचते भी हो या नहीं। जब यहाँ थे तब तो कुल्ला करते समय मेरे हाथों से लोटा लेते हुए 10 बार अगल बगल झाँका करते थे। तुम क्या लिखोगे पत्नी को? ठीक है, चलो मैंने ही पहल कर ली तो क्या बुरा कर लिया। अब तुम्हारे जैसा दब्बू पति हो किसी का तो मुझ जैसियों का ससुराल में ताने ही तो सुनने पड़ेंगे। घर के बुजुर्ग कहेंगे, पढ़ी लिखी है भाई, पढ़ाई बिरथा जाएगी क्या? अपने पति को खत लिखा है। ठीक है, कहते हैं तो कह लें, व्यंग कसना है तो कस लें। मैंने तो लिखी सो लिखी और आप पहली दिवाली पर इतनी दूर बैठे हैं, पढ़े सो पढ़ें। अब मैंने लिखी और आपने बाची तो पाप के भागी तो दोनों ही हुए ना। अब कोई तो साम्य हो भला। क्यों, क्या सोच रहे हैं? यही ना कि पहले पत्र में भी इतनी लठमार भाषा पर उतर आई। ठीक है, मैं मूर्ख सही, मैं तो मन में कुछ छुपा नहीं सकती। बाबूजी अक्सर कहा करते हैं, भूल से भी कोई बात मत बता बैठना। लाख मना करो पर जब तक एक पुर्जे में लिख नहीं लेगी इसे चैन नहीं पड़ेगा। बड़ी खतरनाक लड़की है, कोई बात नहीं पछती। हाँ, सच ही तो कहा था उन्होंने। अब आप ही बताइए, किसके सामने रोऊं अपना दुखड़ा? शादी की पहली दिवाली है और तुम मेरे पास नहीं हो, किसे लिखूं? अपने माँ बाबू जी को लिखूंगी तो लोग कहेंगे मैं घर की बात को दुनिया भर में ढिढोरा पीट रही हूँ, फिर लानते भेजी जाएंगी। ठीक है, मूर्ख ही सही पर इतनी जड़ मूर्ख तो नहीं। फिर मेरा अपना है भी कौन, आप ही बताइए। माँ दिवाली के 2 दिन पहले ही आई थी। बड़ी हुमक थी उसके मन में बिटिया और जमाई को दिवाली पर घर लिवा जाने की। तुम थे नहीं और जब माँ को पता लगा कि तुम रहोगे भी नहीं तो पता है उनका मुंह कैसा उतर आया था। बस जो उतरा फिर चढ़ा ही नहीं। ठीक है, जमाई बाबू न सही, कम से कम जगदा को लिए जाती हूँ। हम लोगों को अलग हुए काफ़ी दिन हो गए। शादी के चौथे दिन ही विदा होके यहाँ आ गई थी, माँ ने कहा था। पर अम्मा ने, तुम्हारी माँ के लिए ही कह रही हूँ। अब तो मेरी एक माँ और एक अम्मा हो गई ना। कनखियों से मेरी ओर देखा और बोली, जब मेरा बेटा नहीं आ सकता तो अपनी बिटिया भी यहाँ 4 जनों के साथ दिवाली मना लेगी। अब तो वो हमारी भी बेटी है ना। फिर जैसी आपकी मर्जी और उसकी मर्जी, हम हाथ तो नहीं थामे बैठे हैं। अब बताओ भला ये भी कोई बात हुई? झापड़ भी लगा दो और फिर सहला भी दो। मैं नहीं जानती अम्मा मुझे तौलना चाहती हैं, इतनी वज्रमूर्ख तो हूँ नहीं। इस पर मैं तो कोई दिल खोलकर बातें भी नहीं करती। किसी बात का कोई मतलब भी निकलता है यहाँ। मेरा ही मन पागल था जो क्षण भर के लिए कमज़ोर हो गया। छोटे भाई चीनू को देखने की इच्छा हो आई। सुबह कुल्ला से करने से लेकर रात खटोले में उसका बिस्तर बिछाने तक सारा काम मैं ही तो किया करती थी। अब कौन करता होगा? पर मैंने भी मना कर दिया। माँ की आंखें नम हो आई, चुपचाप लौट गई। मैं कुछ देर तक बुत बनी रही। अम्मा जी के अधरों पर हल्की मुस्कान। फिर एक बारगी देखा वो भीतर चली गई। भीतर ही भीतर खूब खुश थी वे। मुझे पता है मैं परीक्षा में सफल रही। पूछो कि कौन सी परीक्षा? अरे यही ना, आज़ादी वाली। अब औरत जात की आज़ादी थोड़ी ना होती है। अच्छा जी, मैं पूछती हूँ, ऐसी भी क्या नौकरी है कि तीज त्योहार पर भी
नाते संबंधियों से दूर रहो, माना कैंप में हो, पर एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकते। मैं खूब समझती हूँ, औरत जात को तो क्या, पुरुषों को भी कहाँ आज़ादी मिल पाती है। हम लोग घर में गुलाम हैं, तो आप लोग बाहर नौकरी के। देखा जाए तो आज़ाद है ही कौन। हम सब दुनिया के पिंजड़े में कैद हैं। अमीर सोने के पिंजड़े में कैद हैं, तो गरीब विशाल पिंजड़े में। हम जैसे बीच के लोग तो न इधर के न उधर के, त्रिशंकु की तरह अधूरे में लटके हैं बस। वरना ऐसे में हमको तुमसे अलग ही क्यों रहना पड़ता। मैं तो यहाँ तुम्हारी याद में दिन गिन रही हूँ, और तुम भी क्या नौकरी छोड़ सकते हो। मैं सब समझती हूँ, ऐसी बात नहीं। यह मन अब सचमुच खूब समझने लगा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमसे बात तक ना हो। जाते समय मेरे पास आकर एक बार तुम कह देते, जगदा मैं चलूं, तो क्या तुम्हारा सिर कलम हो जाता। चलो वो भी देख लेते, क्या हो जाता। माना सुहाग रात का मुहूर्त पूछ में निकला है तो वही सही, पर क्या मुझसे बोलना भी गुनाह हो गया। फिर तुम लोग शादी ही क्यों करते हो। इस घर का रवैया अजीब है। अब आप जैसे लोग इस तरह घुन्ने बने रहे तो हम जैसों को बेशर्मी पर उतरना ही पड़ता है। पर अम्मा ने खुद ही कहा था कि बड़े परिवार में ऐसा ही होता है। खुद वह भी बड़े परिवार में ब्याही गई थी। अब जरा से घर में 4 युवा जोड़ियों का रहना पड़ जाए तो क्या किया जाए। घर में मेहमान आ जाएं तो पूछना ही क्या। किसी एक जोड़ी का बिस्तर बाहर ओसारे में पड़ जाता। अब ये तो बिस्तर बिछने के बाद ही पता चलता था कि वो अभागी जोड़ी कौन सी है। कहते भी नहीं बनता, बस मुंह सील लेना पड़ता है। अम्मा सुनाती तो जोर की हंसी आती। पहले पहल जब इस घर में बात चल रही थी तो बाबूजी ने टोका था, क्यों री, ये तो भरा पूरा परिवार है। लड़का 4 भाइयों में सबसे छोटा है, फिर शादी के लिए 2-3 लड़कियां भी तैयार हैं। तो ठीक है, अच्छा ही तो है। देख लेना, भरे घर में ब्याहेगी तो दूध हो नहाएगी, वो तो फलेगी। अब हम ही ले लो, क्या घट गया हमारा। अब जिनके आगे पीछे कोई नहीं रहे, कैसे सड़ रहे हैं देख तो रही हूं। अच्छा है लड़का चौथा है, गनीमत है मेरी तरह पहली बहू तो नहीं है। माँ की बात जची तो थी। अब बताओ, उपन्यास की नायिका कौन नहीं बनना चाहता, पर अब खुद पर पड़ती है तभी न समझ में आता है। सच कहती हूँ, उस रोज तुम एक शब्द भी नहीं बोले और चले गए। रुलाई फूट पड़ी थी मेरी तो। किससे कहती अपना दुखड़ा। सभी तो नए थे, बस आंचल का छोर मुंह में ठूस लिया और पिछवाड़े की ओर भाग आई थी। पता नहीं कितनी देर वहां बैठी रही। क्यों गुड्डी, क्या हो रहा है। मैं चौंक पड़ी। अम्मा ही तो थी सामने, एकदम गोरी चिट्टी, माथे पर लाल टीका। सचमुच कभी कभी कितनी सुंदर लगती है तुम्हारी माँ। कुछ नहीं अम्मा, मैंने झट कहा। आंखें पोंछ डाली और नाक सुड़कने लगी। अरे जुकाम तो नहीं हो गया, रात को दही मत लेना, समझी। अम्मा की आंखों में शरारत थी। उन्होंने आंख दबा दी। सचमुच खूब प्यारी लगी। नहीं हो ना, तुम्हारी तबीयत का कुछ अंदाज नहीं लग पाता। देख, अपनी देखभाल खुद ही कर लेना। अरे गुड्डी, देख तो उधर। अम्मा ने कुएं में झांका। मैं झट उठी और कुएं में झांकने लगी। मुझे कुछ भी नहीं दिखा। बता तो गुड्डी, मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही हैं। कुएं में पानी तो है ना। है अम्मा, कम तो नहीं हो गया ना, बहुत है ना। यही तो सोच रही हूं। अब कुएं का पानी सागर तो नहीं हो जाएगा। कौन मियाँ करे और रोजा टला। जाओ, देर हो गई, ठाकुर जी के सामने दिया बत्ती कर दो। उनकी वही शरारती हंसी। मैं देर तक कुएं के पास खड़ी रही। लगा मन के किसी कोने में कोई नन्हा सा दिया जल उठा है। हर सिंगार के फूल कुएं में खूब भर रहे थे। बछिया बार बार रस्सी तोड़ाने की कोशिश में मेरी ओर लपक रही थी।
इस घर में खुलकर बोलता ही कौन है? खुलापन बातों में नहीं, उसके अर्थ में है। पर क्या गूंगे संवेदनशील नहीं होते? सुना है संवेदना तो उनकी ही अधिक होती है। पर आप गूंगे तो नहीं, गूंगे की तरह अवश्य। मेरी कोई पूछ है वहां? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूं। जाइए। हाँ, मैं आपको खत थोड़ी ही लिख रही हूं, बस बतिया रही हूं। न चिट्ठी में कुछ सोच रही हूं। ये सोचना ही मेरी अपनी स्वतंत्रता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं खुद नहीं रोक सकती, क्या करूं? मैंने पहले ही कहा था ना कि अपने भीतर की बात एकदम उड़ेल देती हूं। अब ये बात क्या मुझसे छिपी है कि आप किस तरह भीतर बाहर अपना तमतमाया चेहरा लिए घूम रहे हैं, जैसे गले में कोई फांस लग गई हो। मैं कब कहती हूं कि आपकी मुझसे बोलने की इच्छा नहीं थी? तभी तो मेरा दुख अब बढ़ गया है। पता नहीं तुम क्या कुछ कहना चाह रहे थे, मैं ही तो अभागिन थी जो सुन नहीं पाई। इसके पहले तो तुम एकदम अनजान ही थे। परदेसी के बेश में तुमने मेरी दहलीज लांघकर मेरा हाथ थाम लिया तो लगा जाने कितने जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। क्या था वो? अब जब वो चिर प्रतीक्षित वस्तु मिल ही गई और फिर भी प्रतीक्षित बनी हो तो बोलो कैसा लगेगा? कुछ कर्म अभी भुगतने बाकी हैं। अब आग का नाम लेने से कोई मुंह में थोड़ी ही जलता है। तुम कहोगे ससुराल में हो, फिर भी मरी जा रही हो। पर मैं जो कुछ कहने जा रही हूं उसे सुनना ही होगा। तुम जाने किस कैंप में टूर पर चले गए थे। इस समय जाने किस होटल या धर्मशाला की छत की ओर ताकते पड़े होगे। मैं यहां तड़प रही हूं। क्या पता तुम्हारे लौटने तक मुझे कुछ हो जाए तो? सोचते ही कांप जरूर जाती हूं, पर सोचती हूं आपका भी तो वही हाल होगा। यहां तो जब एक एक दिन एक एक पल की तरह बीत रहा है, ऐसे में एक एक क्षण जब तुम्हारी दृष्टि मुझ पर पड़ी या अनजाने में किया गया वो छोटा सा स्पर्श भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए बड़ी भारी पूंजी हो गई हैं और उन्हीं के भरोसे जिंदगी जी रही हूं। मेरे बाबूजी जब भी किसी बुजुर्ग को गली में गुजरते देखते तो हाथ जोड़ देते थे। मैं पूछती तो कहते बिटिया पता नहीं मैं इस बुजुर्ग की उम्र तक जीवित रहूंगा भी या नहीं। पर उन लोगों ने समय और आयु पर विजय पाई है ना, बस उसी विजय के आगे सिर झुकाता हूं। वे जानबूझकर धीमी आवाज में बोलते तो भीतर तक धंस जाता। इतनी दूर तक क्यों जाएं? इसी परिवार में हर दिवाली पर अपने से हरा होने वाला घाव नहीं है क्या? तुम जो अब 4 हो पहले पास थे ना। अब घूम फिरकर असली मुद्दे पर आ गई हूं। आपके बगैर जो दिवाली आई है उसी बात पर। अम्मा को देखकर आश्चर्य होता है। इतना भारी भरकम शरीर कैसी फिरकनी सी घूमती रहती हैं, कितना काम कर डालती हैं। मजाल है जो एक क्षण के लिए भी विश्राम किया हो। हम तो अभी जवान हैं, पर उनकी तरह काम तो हमसे भी नहीं होता। ऊपर जाकर अपनी सास की सेवा करती हैं, उनका तो शौच भी उठाना पड़ता है। अम्मा तो दादी की सेवा किसी और को करने भी नहीं देती। फिर आपके बाबूजी की सेवा, बाप रे कितना गुस्सा आता है इस उम्र में। रसोई में जरा भी मिर्च तीखी हो या खटाई ही कुछ ज़्यादा पड़ गई हो तो थाल उठाकर पटक देते हैं। सारी बहुएं कांपती हैं उनसे। यूँ कितने सुदर्शन हैं, एकदम लंबे तगड़े, सफ़ेद बाल, तीक्ष्ण आँखें। अम्मा समझाती क्या करें, वे भी जब से रिटायर हुए हैं समय ही नहीं कटता घर में। अपनी महंती दिखाते हैं। दफ्तर की आदत जो ठहरी अब छूटेगी कैसे? अब हमारा क्या, हम तो बस ऐसे ही रह लेंगे। उनसे कोई टोक दे तो बस टूट जाएंगे। मैं भी बिखर जाऊंगी। जब हम 2 जान हैं, बस सह लो तुम लोग। ऊपर बुढ़िया तो बैठी है, वो ठिकाने लग जाए फिर तो। ऐसी बात करते हैं अम्मा जी,
जेठानी टोकती। और क्या, हम लोग यूं ही बने रहेंगे क्या? फिर हम लोगों की जिंदगी कब बनेगी? अब हमें किसी बात की कमी थोड़े है अम्मा। अम्मा मन ही मन खूब भुलकती पर बाहर दिखाती। ठीक है ही, तुम तो पहले ही आ गई थी, पर जो तेरे पीछे आई हैं उन्हें जाने कैसा लगता होगा। क्यों मेरी बिटिया कॉलेज की सुंदरी बनने का सपना पाल रही है। जब मर्जी आती है, जब मर्जी जाती है, सारा बदन खोल कर चलती है। पर मैं ही तो रोड़ा हूँ रास्ते का। जब से हुई है आप और भाइयों की दुलारी ठहरी। मैं जब मरघट जाऊंगी तो पहला दिया तो उसी उसी का जलेगा। अब मेरी पेट जाई होकर ऐसे निकलेगी तो तुम लोग तो बाहर से आई हो, मेरी कहाँ सुनोगी? ना ना अम्मा, हम आपकी सुनेंगे। हम लोग स्कूल के बच्चों की तरह कोरस में बोलते। हाँ हाँ कर सुन लोगी, काम वाम तो ठीक है। मेरे साथ तुम पाँच हो, मेरी तो कमर ही टूट गई। क्यों तुम पाँच दिन का काम नहीं बांट सकती? मेरी बिटिया की तो छोड़ो, वो तो करने से रही, उसके हिस्से का भी मुझे ही करना होगा। तुम पाँचों 5 दिन सुबह की काफ़ी बना डालो, पर तुम लोग तो और भी आराम से उठती हो। हम लोगों का सम्मान आहत होता, क्या करें? अम्मा के खिलाफ जुबान भी नहीं हिलती। हम 5:30 उठें तो वे 5 बजे ही उठकर चूल्हा जला देती हैं। हम 5 बजे उठें तो वे 4:30 बजे काफ़ी बनाती मिलती हैं। और हम 4:30 बजे उठें तो वे 4। अब इस प्रतिद्वंद्विता का क्या किया जाए? हाँ हाँ आओ महारानियों, काफ़ी तो पी लो। अब दोबारा गर्म करने की किल्लत तो न उठाऊं, इतना परोपकार कर दो। अरे मैं कहूँ, अकेली थी तब भी करती थी सो करती थी। अब भीड़ हो गई है तो काम की बोली लग रही है। क्यों? ठीक है ठीक है, जब तक चलता है चलता रहे। जब किसी दिन मैं पड़ जाऊंगी तो तुम लोगों को ही करना पड़ेगा। तुम लोग जैसा भी करो, सब्र तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं नेम छूत पात मानेगी कि नहीं। अम्मा काम के बारे में लाख बोल लें, अपने हाथों जो करें यही उनको सुहाता है। हमारे माँ बाप को जितना आता था उतना ही सिखाया है, और हम भी कोशिश कर ठीक ही करते हैं। पर वे अपने नेम के बारे में जो ढिढोरा पीटती हैं उसमें भला कोई सच्चाई है? पानी पीती हैं तो गिलास साफ दांतों से टकराता है। कोई भी दे तो यूं टोकने की हिम्मत है उस किसी में? पर जिठानी में तो है ही, वे मानेंगी ही नहीं। मैंने तो नहीं सुनी आवाज़। अब तुम ही कहो, कान से नहीं सुना तो क्या दांत भी पथरा गया? तुम्हारी बहन दुनिया भर में घूम घूम फिर कर ओसारे में चप्पल उतारेगी और बगैर पैर साफ किए सीधा चौके में चली जाएगी। अम्मा से बातें करती हुई कढ़ाई में सीधी उंगली डालकर मुंह में लगा लेगी। पर कौन कहे, मैं भी ऐसी होती तो शायद मेरी अम्मा भी नहीं टोकती। पर अम्मा जी तो चलती हैं, बस इसीलिए कह डालती हैं, वरना इतने बड़े परिवार में कहाँ तक सील और आचार संहिता का पालन संभव हो पाता होगा। अम्मा टोकती तो लगता है हम तो बस फोकट में ही खा पी कर पड़े रहते हैं। पर इस घर में बहुएं लाख काम करें, काम कभी खत्म होता ही नहीं। रसोई तो छोड़ो, घर का काम, बच्चों का काम, इधर उधर के काम, घर के मर्दों का काम, क्या ये सब काम में नहीं गिने जाते? घर में जितने लोग हैं उतनी तो पंगत बैठती है। हर एक की अपनी रुचियां हैं। किसी को श्रावण रसम छाछ कटोरियों में परोसना है तो किसी को कड़छुल में। और आपका क्या कहना? मौनी बाबा ठहरे, सिर पर पूरा पतोला उड़े दूं तो भी झुका हुआ सिर चावल से अलग नहीं होगा। हमसे ठीक विपरीत कोई खाने में लगातार भकझक करता रहेगा और खाने के बाद धीमे से पूछेगा, मैंने रात में खाया था, भूख अभी मिटी नहीं। बच्चों की तो पूछो ही मत। सारी दुनिया में दिवाली एक दिन पहले आती है तो हमारे घर 3 दिन पहले ही आ धमकती है। बस पिसाई कुटाई रंगाई जारी रहती है। वो अम्मा माँ के हाथों में स्वाद भी कितना है। मैसूर पाक बना रही थी और सुगंध बैठक तक फैल जाती। मुंह में रख लो तो एकदम घुल जाती। बतासे हैं या मक्खन, मैं कुछ भी कहूँ तुम्हें याद करती हूँ। पता नहीं तुम क्या कर रहे होगे,
एक मौन ही तो है जिसे अकेले भोगा जा सकता है, पर इसे भी एक सीमा तक ही भोगा जा सकता है, फिर तो इसे सहना पड़ता है। अब तुम ही बताओ, हमारी तुम्हारी उम्र कोई सहने की है? भीतर के आवेग को एक दूसरे के साथ बांटने और कहने सुनने के दिन हैं। फिर तुम इतने चुप क्यों रहते हो? तुम पुरुष हो सकता है तुम्हें इन चीज़ों से लगाव नहीं, पर मैं तो तुमसे छोटी हूँ। तुम्हारी परिपक्वता कहाँ से लाऊं? ना सही अपने लिए, कम से कम मेरे लिए। मुझे बातें करनी है, तुम्हारा साथ चाहिए। अरे रे, क्या कर बैठी? जैसे तुम्हारा हाथ पकड़कर खींच रही हूँ। गलती हुई, अब क्षमा कर दो, अन्यथा मत लेना। मुझे तो तुम्हारे सिवा कुछ याद नहीं, बस तुम्हारे बारे में सोचने लगती हूँ तो बस सब भूल जाती हूँ। पर अपने और तुम्हारे बारे में सोचना अच्छा लगता है। पर परिवार तो नकारा नहीं जा सकता और भूला भी नहीं जा सकता। गृहस्थी तो क्षीर सागर है, आदमी ऐरावत का जन्म इसी में हुआ। तुम भी इसी क्षीर सागर में उपजे हो। यूं तो हलाहल भी इसी से निकलता था और अमृत भी। बात छोटी भी है, मैं तो इसी परिवार में हूँ, तभी तो दिवाली मना रही हूँ। तुम ना जाने कहाँ हो। कभी कभी तो लगता है मैं और तुम के समागम से उपजे परिवार में फिर से मैं और तुम जन्म, समागम, फिर उसी दाम्पत्य के क्षीर सागर में लीन मैं और तुम की प्रतिछाया ही शायद दिवाली रही होगी। जब पूरे परिवार को मैं और तुम के रूप में देख चुकी हूँ तो फिर दोनों में फर्क कहाँ रहा? मुझे तो कम से कम ऐसा ही लगा। दिवाली की पूर्व संध्या को जब बैठक में नई धोतियाँ, साड़ियाँ और कमीज़ें रखी गईं तो एक क्षण को लगा, क्यों ना सारे कपड़े मैं अकेली ही पहन लूँ। स्त्रियों के कपड़े मेरे लिए और पुरुषों के तुम्हारे लिए, पर तुम थे कहाँ? सभी इस विश्व रूपाकार में मेरे और तुम्हारे के लिए ही तो है। अम्मा मेहंदी को घोल कटोरी में ले आई। गुड्डी खा चुकी? हाँ अम्मा। जो भी खाना था खा लिया ना? हाँ। मोहन हलवे के टुकड़े तो मैंने ही बनाए थे, एक टुकड़ा मिल जाता तो अच्छा था, पर मांगू कैसे, लाज लगती है। तो फिर बैठ, मेहंदी लगा दूं। अम्मा ने मेरे पैर खींच लिए तो मैं सिहर गई। क्या कर रही हैं आप अम्मा? मैं तो सोच रही थी अम्मा हथेलियों में मेहंदी रचाएंगी, पर अम्मा सुने तब ना। पता नहीं किसी सोच में डूबी मेरे पांव सहला रही थी। इतना करती हैं पर कितने नरम हैं उनकी हथेलियाँ। मैं तो सकुचा रही थी। अम्मा ने मेरे पांव कस लिए और उन पर झुक गई। उनके कंधे हिले और सफ़ेद बाल चमकने लगे। मेरे पाँवों को जैसे गर्म अंगारे छू गए। अम्मा अम्मा, मेरी रुलाई फूट पड़ी। ये रुलाई तो छूत का रोग है, मैं क्या खाकर बचती। कुछ नहीं री गुड्डी, डर मत, अम्मा ने आंसू पोंछ लिए। पता नहीं क्या याद आ गया। मेरी एक बेटी थी, शक्ल सूरत से बिल्कुल तेरी तरह, होती तो तेरी उम्र की ही होती। मुझे किसी ने समझा तो उसी ने, बस 3 दिन का बुखार उसे ले गया। पहले दिन जो आंखें मूंदी बस खुली ही नहीं, बुखार दिमाग में चढ़ गया था। आजकल जाने कितनी नई बीमारियां इजाद की गई हैं। मैं तो अब तक इसी भुलावे में रही, बात के हादसे में उसे भूल गई हूँ। पर सच अब लगता है कुछ भी नहीं भूली, भूल भी नहीं सकती। अच्छा हो या बुरा, खून नसों में दौड़ने लगता है जब हम सोचते हैं कि हम पिछला सब कुछ भूल चुके हैं। जाने कहाँ से वो निकल कर हंसने लगता है कि पगली में तो ये रहा। सच कहूँ, आगे चलकर वो हमारी आत्मिक शक्ति बनकर उभरती है, वरना हमने जितने हादसे झेले हैं, कहाँ ताकत रह जाती झेलने की। अम्मा फिर चुप रही, जैसे उन्होंने बड़ा बोझ उतार कर रख दिया था। फिर एक विश्वास लेकर मेहंदी रचाने लगी, पर वह ना तो मुझे मेहंदी रचा रही थी, ना ही अपनी मृत बिटिया को याद कर रही थी। इससे परे
युवा सपनों को याद कर रही थी। उन्हें मैं उन्हीं युवा सपनों की प्रतिनिधि लगी होंगी, मुझे तो यही लगा। और ऐसा सोचना भी अच्छा लगता है, शायद इसीलिए मुझे ऐसा लगा होगा। इस घर की बहुत सी बातें बेहद प्यारी लगती हैं। यहाँ 4 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, आपकी दादी, माँ और बाबूजी, मैं और तुम, फिर तुम्हारे भाई और भाभी की संतानें। यहाँ सब जैसे एक हैं। यहाँ पूजा अर्चना नहीं होती, पर यह घर मंदिर लगता है। पहाड़ी पर बसे मंदिर की किसी मूर्ति की तरह दादी ऊपरी मंजिल में बैठी हैं। उनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। बच्चों को वहाँ जाना मना है, क्योंकि दादी परेशान होगी। अम्मा को छोड़कर उस प्राभार में किसी को जाने की अनुमति नहीं है। अम्मा भारी भरकम शरीर लेकर जैसे खोट खोटचार करती हैं। पूरे दिन में कम से कम 6 बार सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हैं। दादी का खाना अलग पकता है, पता नहीं क्या, हम तो नहीं जानते, पर अम्मा एक थाल में नैवेद्य की तरह भोजन परोस कर उसे पत्तल से ढककर लेती हैं और फिर हल्दी पुते चेहरे पर लाल टीका लगाए, बालों में च्योंती के फूल लगाकर सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। उन्हें देखकर सच रोम रोम पुलकित हो जाता है। कभी कभी अम्मा और बाबूजी एक साथ उतरते हैं। एक बार तो उन दोनों को साथ देखकर इतनी आतुर हो गई थी कि झट पैर छू लिए। अम्मा के चेहरे की करुणा और पिघल आई। बाबूजी का कठोर चेहरा भी कुछ द्रवित होता सा लगा। क्या है गुड्डी, क्या बात हो गई? पर मैं ही क्या कुछ समझ पाई थी भला। बस भावुकता की हद थी कि मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे। आंखों से झरझर आंसू बहे चले जा रहे थे। अम्मा के चेहरे में एक मुस्कान फैल गई। प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेर कर दोनों आगे बढ़ गए। अम्मा दबे स्वरों में बाबूजी से बोली, अच्छा है, बिटिया को छोटे बड़े का लिहाज भी खूब आता है। बात खास नहीं, पर जाने क्यों मुझे लगा मैं अगर उनके पैर छू लूँगी तो इनके पुण्यों का एक छोटा सा हिस्सा मुझे भी मिल जाएगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलने वाला अनुकंपा। लोग नहा धो चुके थे। अम्मा आदतन ऊपर गईं, झट उतर भी आईं। दादी नीचे आना चाहती हैं। अम्मा और बाबूजी ऊपर गए। हम लोग जैसे किसी स्वर्ग द्वार के खुलने की प्रतीक्षा में सीढ़ियों के पास खड़े थे। किसी पोते को जाने क्या सूझी, झट स्टूल पर चढ़कर बत्ती जला दी। दादी कुर्सी पर बैठी थी। अम्मा और बाबूजी दोनों और कुर्सी को थामे पालकी की तरह उतार रहे थे। फिर बाबूजी ने दादी को उठाकर पाटले पर बिठा दिया। बाबूजी दादी को थाम रहे और अम्मा ने गुनगुने पानी में उन्हें स्नान करवाया। ये आराधना नहीं तो क्या है? हाँ, दादी को अक्सर नहीं नहलाया जाता। उनके स्वास्थ्य के कारण ये सावधानी बरती जाती है। जैसे मंदिर में उत्सव मूर्ति को विशिष्ट तीज त्यौहार के दिन ही स्नान करवाया जाता है, उसी तरह दादी को भी खास मौक़ों पर ही नहलाया जाता है। इतनी नरम चमड़ी थी कि अगर कहीं रगड़ कर नहला दी तो चमड़ी ही हाथ में आ जाए। ऐसे शरीर में कहीं लाज का लिहाज रह जाता है तो है क्या? बस इस शरीर के बंधन को उतार फेंकने की प्रतीक्षा में है वो तो। पेड़ भले ही गिर जाए, जड़ें तो शेष हैं। मैं सोचती हूँ दादी तो 100 से ऊपर की होंगी। तपिश के सारे अंग सूख गए हैं। दादी के शरीर को पोंछकर उन्हें साड़ी पहनाई जाती है और कुर्सी पर बिठाकर रोशनी में लाया जाता है। दादी अब मौन ही रहती हैं। जब से उनके हाथ पैर और जीभ पर लकवे का प्रकोप हुआ है, बस आँखों से बोलती हैं। आँखें धसी भले हो गई हों, उनमें तेज अभी भी बाकी है। मैं सिर झुका लेती हूँ तो लगता है ये दादी हैं या कोई मूर्ति। मंदिर में हम जिस मूर्ति के आगे सिर नवाते हैं, उसमें और इसमें अंतर ही क्या है? हाय हाय, पिछले बरामदे में चीख पुकार। हम सब उधर लपकते हैं। बच्चा रोता हुआ दादी की गोद में आकर दुबक गया। क्या हुआ रे लल्ला? अम्मा ने उसे झट उठा लिया। शेखर उनका दुलारा है, दूसरे जेठ का बच्चा जो है। दादी दादी, बच्चा अभी इसको ले रहा था। अम्मा ने पीट दिया। क्या हुआ इसे? क्यों तीज त्योहार के दिन बच्चे को पीटा जाता है? अम्मा को सचमुच गुस्सा आ गया।
फूल से गालों पर 5 उंगलियों के निशान देखकर किसका खून नहीं खौलता। कांति, ओ कांति। बरामदे से सटी खिड़की में कांति भाभी बैठी थी। एक पैर नीचे लटकाए, दूसरे को मोड़कर उस पर हाथ उलझाए। बाल खुलकर बिखर गए थे, पर उनके जैसे उनका भी होश नहीं रहा। आंखें तमतमा रही थीं, भीतर के घाव जैसे रिसने लगे थे, निचले होठ सिकुड़ गए थे। अम्मा को देखकर भी वे बैठी रहीं। हाय राम, छोटी भाभी बोली। कांति भाभी पर फिर भूत सवार। कांति भाभी को 3-4 महीने में एक बार इस तरह का दौरा सा पड़ जाता। 3 दिनों तक दरवाज़ा भीतर से बंद कर लेती, न नहाने का होश रहता, न खाने का। घोर उदासी में जैसे पड़ी रहती। ऐसे में अम्मा भी उससे दूर रहती। कांति भाभी की कहानी भी दुखद है। छोटी भाभी ने ही बाद में बताया था। मुझे भी सुनकर बहुत दुख हुआ। कान बंद कर लिए थे मैंने तो। तुम्हारे दूसरे भैया दिवाली के लिए पटाखे लेने गए थे और वहीं पर दुर्घटना के शिकार हो गए थे। पता नहीं किस लुच्चे ने अधजली सिगरेट फेंक दी, बस आग लग गई, दुकान जल गई। भैया के तो प्राण वहीं निकल गए। सुना है भैया का चेहरा छत बिछत हो गया था। चेहरा तो रहा ही नहीं, बस चेहरे की जगह कपड़े से ढककर ले आए थे। शेखर तब पेट में था, अब शेखर 7 का तो होगा ही। सच पूछती हूँ, कैसे सहा तुम लोगों ने ये सब? अम्मा और बाबूजी कैसे सह पाए होंगे? कैसे अब तक जीवित रह पाए? फिर कांति भाभी का तो पूछना ही क्या। सुना है इस हादसे के पहले घर भर में सबसे हंसमुख मानी जाती थी। अब भी उनके चेहरे की सुंदरता हूबहू वैसे ही कायम है। उनका सारा आक्रोश अब खुद पर उतरता है और इसी के आँच में तप कर वो और भी निखर गई हैं। इस हादसे के बावजूद वो और लड़कियों की तरह मायके नहीं लौटी, हम लोगों के साथ यहीं घुल मिल कर रहती हैं। ये भी कितना अच्छा लगता है। उसे देखकर अम्मा का पारा भी उतर गया। क्यों री कांति, अभी तक नहाई नहीं? चलो, कहीं बच्चे पर इस तरह का हाथ चलाते हैं? कैसा अंधेर है। अंधेर कहाँ नहीं है, अंधेर बोलिए तो। कांति भाभी की जुबान आग उगल रही थी। तो इसमें जरा से बच्चे का क्या दोष? दादी अम्मा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फुलझड़ी जलाई थी और अम्मा को दिखाने लाया था। बस मुझे खींचकर पीठ में और मुंह में खूब तमाचे लगाए। कहते कहते बच्चा सुबकने लगा। अम्मा ने उसे गले से लगा लिया। आ तो इधर, तुझे तो मार ही डालूंगी। पेट में था तभी बाप को निकल गया। बता, तुझे मारूं नहीं तो क्या करूं? आरती उतारूं? अम्मा का पारा चढ़ गया। अब यह पाप तो तेरा और मेरा ही है री। बच्चा क्या कर लेगा इसमें? यही सोच ले कि मेरे बेटे की याद में राम ने यह बच्चा तो भीख में दे डाला और फिर तुझे मातम मनाने को आज का ही दिन सुझाया। क्यों क्यों? मेरा भी तो बेटा था, क्या मुझे नहीं सालता? मैं तो भूलने की कोशिश कर रही हूँ। भाभी जैसे भड़क उठी। आपका बेटा तो बेटा गया, पर मेरा तो पति ही छिन गया। दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे? हम सब बुत हो गए। अम्मा से कोई इस तरह की बात भी कह सकता है? आज की सुबह इतनी भारी क्यों हो गई? अम्मा कुछ भी नहीं बोली। बच्चे को गोद से उतारा और सीधे बहू को गले से लगा लिया। भाभी तो बस टूट गई। अम्मा से लिपट लिपट कर फूट फूट कर रो दी। अम्मा की आंखें भी बरसने लगीं। बहू के सिर पर हाथ फेर बाल सवार लिए। कांति, देख, इसे देख लो। शेखर एक फुलझड़ी जलाकर माँ और दादी के सामने हंस रहा था। उसके गाल अभी भी गीले थे। हम सब की आंखें नम थीं। सच, गृहस्थी एक क्षीर सागर है। लक्ष्मी, ऐरावत भी इसी से निकले। तुम भी इसी में जन्मे। हलाहल विष हो गया या अमृत, सब इसी से है, सब इसी में है।